नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का कुछ दिन से प्रैक्टिस सेट आपका रुका हुआ था और अभी देखिए आपका 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है। तो सोच रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया था ज्ञान बिंदु की तरफ से उसको थोड़ा सा कंप्लीट करवा दें। इसमें आप सभी लोग को हम बता दें कि जो आपका 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका रुका हुआ था, यानी आपका 16 दिसंबर 2020 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, है ना, तो इसी को अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सेट नंबर हम 10 देखेंगे। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 का पहला हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में ब्लर है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला खिताब यानी महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईगा स्वितेक। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है किसने तैयार किया था? तो ये किसके द्वारा दोस्तों तैयार किया गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्यसेन के दोस्तों यानी सूर्यसेन ने ही तैयार किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना जो है इनके द्वारा जो है बनाया गया था। चटगांव बंगाल का एक जो है बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है और बंगाल में सूर्यसेन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, 1928 में अपने दल का नाम जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी रखा था। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस संस्था का जो स्थापना है वर्ष 1973 में किया गया था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है आपको पुणे में स्थित है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, यह भी आप याद रखेंगे। और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। आगे के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज किस समिति से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जून 1994 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु जो है दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में जो है समिति गठन किया गया था। इस समिति ने 1995 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1988 में पी के थुंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की जो है सिफारिश भी किया था। आगे की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है इसका नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सौभाग्य। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस योजना की शुरुआत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा वैश्विक समस्या है? तो आतंकवाद। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आतंकवाद हिंसात्मक गतिविधि होता है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति जो है आतंक शब्द से हुआ है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों जो है अस्पृश्यता का अंत भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मनोज सिन्हा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 7वें का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें देखिए कुछ दिया गया, जैसे आपका यहाँ पे रमेश बैस महाराष्ट्र और विश्व भूषण हरिश्चंद्र की बात करते हैं छत्तीसगढ़, बीडी मिश्रा जो है लद्दाख, सीपी राधाकृष्णन जो है आपको झारखंड, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार, शिव प्रताप शुक्ल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, और लक्ष्मण आचार्य जो है सिक्किम। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पीज आप सभी लोग को पता ही होगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, झेलम नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। देखिए सिकंदर को पंजाब यानी झेलम तथा चिनाब मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज या फिर झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस युद्ध में जो है पोरस की यहाँ पे पराजय हुआ था, पराजय। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो यह आपका हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बीपीएससी 56वां और 56 से 59वीं की बात करते हैं तो बिहार के सर्वाधिक पूर्व में जो है कटिहार स्थित है। कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो बिहार का सर्वाधिक उत्तरीय जिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है?
तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है। अगला है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, झारखंड कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है और कोयला उत्पादन में पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है, विश्व में चाइना का है। कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है यानी एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है, नागी बांध, तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है गया में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको बेगूसराय में है और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको दरभंगा में है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। आगे के भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उद्देशिका। देखिए, भारत यानी संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना जो है यानी योजना का उद्देश्य है? तो ये आपका हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1993 को किया गया और महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ जो है 1998 में किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तथा आसान और समान पहुंच जो है सुनिश्चित करना है। कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान परिश्रमी अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र, जिसमें से केंद्रीय क्षेत्र में समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने का कार्य मुख्य श्रम आयुक्त का होता है। राज्य क्षेत्र का राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य राज्य जो है सरकार करती है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 16 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। आप अच्छे से याद रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ ब्रांड एम्बेसडर दिया, जैसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर वो बात करते हैं तो मैथिली ठाकुर हैं, बिहार स्टेट आइकॉन, और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी निक्षय मित्र की बात करते हैं तो दीपा मलिक हैं। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं युवराज सिंह, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। देखिए, बात करेंगे हम सिप्पी, चौपान, गद्दी आदि, ये सब जो है दोस्तों जनजाति भी जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। ठीक है, और यूपी का अगर देखा जाए तो यूपी का आपके यहाँ पे जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, उसके बाद खरवार, बुक्सा, पत्री, ये सब देखिए हमारा जो है उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर योजना जो है जानी जाती है किस रूप में? तो ये आपको हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए या फिर चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों यहाँ पे किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आपका मैथ्स का प्रश्न है तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे और अपना जीके जीएस पे फोकस करेंगे। ये सब आप अच्छे से बनाइएगा।
चलिए 31 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में जो है लिंगानुपात सबसे कम था। तो अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात सबसे कम था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दमन और दीव। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा कि दमन व दीव का जो लिंगानुपात है दोस्तों आपका हो जाएगा 618 है। कितना है? 618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी 1037 और बिहार का लिंगानुपात आपका 918 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आपका यूए के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। तो ये आपके हो जाएंगे कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं चरक के बारे में, चरक ग्रंथ चरक संहिता यानी कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश से संबंधित धन्वंतरी को चिकित्सा जगत का दोस्तों जनक माना जाता है या फिर जनक कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया था। आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इनके द्वारा किया गया था। देखिए यह सभा जो है 1815 यानी अन्य सूरत में 1814 भी देखने को मिलता है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सती प्रथा के विरुद्ध जो है उन्होंने प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया। इसे प्रमाण स्वरूप लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी दोस्तों यहाँ पे घोषित किया था। आगे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिन का जो है रोजगार प्रदान है। तो ये आपको हो जाएगा 100 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक द्वारा 20 में जो है शीर्ष पर रहा है। तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत सरकार का कुछ आगामी लक्ष्य की बात कर लेते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2023, भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है 2025 है, और HIV एड्स को खत्म करने का जो करने एवं मलेरिया मुक्त जो है आपका मलेरिया उन्मूलन मुक्त जो है आपका 1930 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो संविधान के संशोधन में ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें 2 सदन राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन है। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है अनुच्छेद 79 के तहत। आगे हमारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका 1600 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कुछ यहाँ पे स्थापना दिया गया है, जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 1600 में हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1731 में हुआ था। आगे की टोबा झील स्थित है कहाँ पर। अगर हम टोबा की बात करते हैं तो सुमात्रा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बीवा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी जो है आपका सिनानो है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की दो अक्षयतापूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रक्रिया होता है। तो आंसर हमारा 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये सब हमारा देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप बनाइए इसको। ठीक है, बोला है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है तो जड़ हमेशा देखने को ही मिलता है। ठीक है, चलिए ये सब मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से हमारा जो है दोस्तों 56 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार भौतिक के लिए और दूसरी बार जो है रसायन शास्त्र के लिए दिया गया है। तो मैडम क्यूरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको समझते हैं कि मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तथा 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और
पोलोनियम की खोज के लिए जो है इन्हें रसायन का नोबेल दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी ही थी। ठीक है, मैडम क्यूरी ही एक ऐसी वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया है और यह पोलोनियम है। पोलैंड के नाम पर दोस्तों ये रखा गया है। आगे हमारा है कि मूली एक स्थानांतरित है। मूली, अगर हम मूली की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जड़ हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग है, तो ये आपका हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम एड्स का फुल फॉर्म बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा दोस्तों। इस रोग के विषाणु का नाम आप यहाँ पे देखेंगे HIV लिखा गया है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए उपचार लिखा जैसे सुरामीन हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन और रिबाबा इरिन हो जाएगा, अल्फा इंटरफेरॉन और एजिडोथाइमिडीन दवाओं का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया जाता है इस इलाज के लिए। आगे कि निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो ये आपका गौरैया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए अब इसको समझ लेते हैं कि परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक संपूर्ण कारक सूर्य ताप है। सूर्य ताप में कमी परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी आती है या फिर लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः परितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती है, तो इसको आपको अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा वायु, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता तथा जिसे नवीनीकृत किया सके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे कि बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस, बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आगे है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। देखिए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक संलयन कहलाती है। और हाइड्रोजन बम जिसकी सनाहरित क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, उसके निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो रेड्यूस, रियूस, रिसाइकल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। आगे कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जाने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आनुवांशिकी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक दोस्तों कहा जाता है और इन्होंने अपने प्रयोग हेतु मटर का पौधा दोस्तों यहाँ पे चुना था। देखिए मेंडल की बात करते हैं तो प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, जैसे इस नियम को युक्तों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी इसको हम दोस्तों कहते हैं। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 एवं NO2, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 64 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है किससे, तो ये आपको हो जाएगा हैबर विधि से दोस्तों, हैबर विधि से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैबर विधि के अनुसार यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो कि कैल्नर विधि द्वारा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। आगे है कि आलू का कंद रूपांतरित होता है। देखिए आलू का कंद की बात करते हैं तो ये आपका तना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तना का विकास प्ररोह से होता है, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है।
हल्दी अदरक आदि जो है प्रकंद का रूपांतरण है। प्याज शकरकंद का दोस्तों उदाहरण है। और धनकंद जो है जमीकंद और जमीकंद अरबी है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से दोस्तों यहाँ पे मुक्त करेगा? तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे जो है संबंध है? तो ग्लोबल वार्मिंग से। देखिए, सूर्य से सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है और पार्थिव विकिरण के रूप में जो है पृथ्वी से परिवर्तित होती है। इस दोनों में संतुलन के कारण जो है पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, परंतु जब वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें पार्थिव विकिरण के परावर्तन को अवरोहित करती हैं तो पृथ्वी का वातावरण में गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को या फिर इसी क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व दोस्तों किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो ये आपको हो जाएगा 1.5 ppm। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का ए सही हो जाएगा। देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है 1.5 ppm ज़्यादा होने पर दंत क्षय तथा अस्थि अपंगता संबंधित जो है बीमारी हो सकता है। आगे है बोला कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का बी हो जाएगा। देखिए, यह दोस्तों ज्वरनाशक तथा पीड़ानाशक होता है। एस्पिरिन का सूत्र की बात करते हैं C9H8O4 होता है, आप इसको नोट कीजिएगा। आगे है कि कार्बोलिक अम्ल क्या है? देखिए, कार्बोलिक अम्ल की बात करते हैं तो C6H5OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसका IUPAC नाम जो है क्या लिखा गया है? बेंजीनॉल होता है, बेंजीनॉल होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। C6H5COOH बेंजोइक एसिड का रासायनिक नाम होता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाए जाते हैं। इसका सूत्र जो है HCOOH होता है। अगला कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को। देखिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए उद्देश्य में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अगला कि चार्ल्स फेब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज किया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फारमैन, गार्डनर एवं सैंकलेन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों यहाँ पर किया था। आगे हमारा है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रेटिना फोटोग्राफी फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना दोस्तों 2 प्रकार का कोशिका होता है, रोड सेल और कोन सेल होता है। ठीक है। आगे हमारा है कि वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई तो ये आपको हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्गीकरण की जो अध्ययन है दोस्तों टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण का जनक अरस्तु को तथा आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार जीवों का लक्षण है और वर्गीकरण की जो है दोस्तों यहाँ पे श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। यह कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक दोस्तों यहाँ पे करता है। आगे के रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? तो ये आपको हो जाएगा सीरा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सीरा की बात करते हैं तो सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों फेफड़ों में होता है। ठीक है। जैसे रक्त परिवहन तंत्र की बात करते हैं तो फेफड़ा, फुफ्फुस, सीरा और बाया अलिंद, दाया निलय, उसके बाद यहाँ पर दिया गया महाधमनी, शरीर, सीरा, दाया अलिंद, दाया निलय, फुफ्फुस, धमनी, फेफड़ा। ठीक है। यह सब प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो ये आपको हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, आयन मंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल की चौथी परत है। आयन मंडल में
आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। अगला, किसी पदार्थ को क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है। देखिए, निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्प कहलाता है तथा यह निश्चित ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक दोस्तों घट जाता है। आगे है कि बोला कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। आंसर हो जाएगा पृष्ठाधारी, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम पृष्ठाधारी पर्ण की बात करते हैं तो इस प्रकार की पर्ण संरचनाओं में खम्स ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर प्रकाश की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है और निचली परत पर जो है प्रकाश कम पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह दोस्तों प्रकट करता है। तो ये हमारा हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आना ज्ञान शास्त्र, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो कलानाथ में हमारा नहीं है दोस्तों, ये आपका चंद्रमा का है। बाकी ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर ये सब हमारा जो है किसका है, बसंत का है। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मोदिनी दोस्तों नहीं है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। तो अंतर अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अंदर का विलोम आपका हो जाएगा बाहर और अंतर का हो जाएगा बाह्य, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। तो ये आपको हो जाएगा परिमित, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कुलांगर शब्द के उचित वाक्य का चयन करके बताइए। तो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा वेमन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही हमारा कौन सा है, वर्तनी के। तो परिणीति दोस्तों हमारा जो है सही लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो तगाड़ दोस्तों हमारा नहीं है, बाकी नौका है, जलयान है और तारणी भी है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हमारा क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा वयस्क, ऑप्शन नंबर बी वयस्क। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा। व्यक्त का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा लुप्त हो जाएगा। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा लाघव, गौरव का लाघव, चेतन का जड़ और वीर का हो जाएगा कायर। निम्नलिखित में से शंकर शब्द क्या है। तो रेलगाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है। तो देव, सुर, अमर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है। तो ये आपका हो जाएगा उबटन का, उबटन, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए कुछ 96 से लेकर के 100 तक यहाँ पे दिया है पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं वीडियो रोक देता, आप वीडियो रोक लीजिए, आराम से इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ के जब आप आंसर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। इसका आंसर देखिए हमारा लिखा गया, जैसे शोकाकुल शब्द का संधि सही विच्छेद क्या होगा। तो आपको हो जाएगा शोक प्लस आकुल हो जाएगा। और लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था। तो लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव था। उसके बाद यथागत का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बुद्ध हो जाएगा। तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे, ये भी हमारा सही है। और आखिरी प्रश्न है कि तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था। तो तथागत और आनंद के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर देखिए हमारा जो है सेट समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कोशिश करेंगे कि आपको आखिरी में पूरा सेट जो है समाप्त करा दें।